गुड इवनिंग बेटा। लॉज ऑफ मोशन हम कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिनमें हमने देखा था कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने कैसे सॉल्व किए थे। हमने हर बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब उसमें जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनको अप्लाई कर दीजिए और उसका एक्सेलरेशन दिखा दीजिए। उसके बाद हमने उसके एक्स और वाई एक्सेस चूज किए थे। उसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि जिस डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन हो उस डायरेक्शन में हम अपनी एक एक्सेस को जरूर रखेंगे। फाइन। फिर हमने फोर्सेस के कंपोनेंट्स ब्रेक किए थे अलोंग एक्स एंड वाई और हमने इक्वेशन बना दी थी समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई और इनको सॉल्व करके हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है। अब अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वो स्टैंडर्ड। अब देखिए एक क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें जनरली जो आपकी रोप या स्ट्रिंग दी जाती है उसका मास आपको नहीं दिया जाता। तो ये आपके पास एक सिस्टम है जिसमें आपके पास 5 kg का ब्लॉक, 3 kg का ब्लॉक है और वो 2 kg की रोप के साथ अटैच है। फाइन। और आपने इस पे 200 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। 200 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है। समझ में आया? आपको बताना है 3 पॉइंट्स दे रहा हूं आपको। 5 kg के साथ जहां पे रोप अटैच है वो ए पॉइंट है। 3 kg के साथ जहां अटैच है वो बी पॉइंट है और इसका सेंटर जो है वो सी पॉइंट है। आपको बताना है टेंशन एट ए पॉइंट, टेंशन एट बी पॉइंट, टेंशन एट सी पॉइंट। क्वेश्चन समझ में आया? हमने क्या किया? अब कि हमने रोप को लास्ट क्लास में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था। वहां पे हमारी रोप जो थी वो मासलेस थी तो सारा टेंशन जो था वो सेम था। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, क्या मैं इसे सिंगल बॉडी मान सकता हूं? ये 3 बॉडीज हो गई, एक 5 kg की, एक 2 kg की और एक 3 kg। 3 बॉडीज सब कनेक्टेड हैं। अगर ये ऊपर जा रहा होगा तो सपोज कोई एक्सेलरेशन है, अभी हमें पता नहीं ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा, बट सपोज कोई एक्सेलरेशन है तो सबका एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, तो वी कैन ट्रीट देम अ सिंगल बॉडी। ये समझ में आया? बिकॉज दे आर कनेक्टेड एंड दे हैव द सेम एक्सेलरेशन। तो अब आप क्या कहेंगे? आप इसको सिंगल बॉडी इस तरह से ट्रीट कर लीजिए। कितने केजी की? 10 केजी की। बात समझ में आई? फोर्सेस अप्लाई कीजिए। 10G डाउनवर्ड और ऊपर आपका लग रहा है 200 न्यूटन। ठीक है। और साथ में लेट से एक एक्सेलरेशन है ए। कोई और फोर्स? कोई और फोर्स नहीं आ रहा है। बात समझ में आई? वेरी गुड। इक्वेशन क्या बनेगी? 200 माइनस 10G इज इक्वल टू 10A। ये बनी? हाँ बिल्कुल। मेरी क्लास में मैंने कई बार आपसे कहा है जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगी, अनलेस अनटिल मैं किसी क्वेश्चन में आपको मेंशन ना करूं। ठीक है। ओके, तो यहां से आप देखेंगे 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 10A और यहां से आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया सबका? चेक कर लो एक बार। अभी हमने एक्सेलरेशन निकाला, हमसे एक्सेलरेशन नहीं पूछा गया था। हमसे क्या पूछा गया बेटा? टी ए, टी बी, टी सी। ठीक। अब टेंशन होता क्या था? कोई एक बॉडी या ऑब्जेक्ट को रोप या स्ट्रिंग जिस फोर्स से अपनी ओर पुल करता था। ठीक है। तो अब देखिएगा यहां पर मैं फिर से एक बार इसको कॉपी कर रहा हूं। कॉपी क्यों कर रहा हूं ये मैं आपको बता दूं। देखिए मैंने क्या किया, मैंने ना यहां से रोप को इसको कट कर दिया है। हाँ, और मैं इनके फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा? एक फोर्स 5G। बात समझ में आई? और कोई फोर्स लग रहा है इस पे? बिल्कुल लग रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में कितना दिया था हमने? 200 न्यूटन। ओके, ये 200 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स है।
और साथ में एक फोर्स और लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये कौन लगा रहा है? ये है आपका टेंशन एट ए। और एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट कर चुके हैं, आपने ये लिख दिया ए। हमने सबसे पहले क्या किया? वेट। अच्छा, क्योंकि ये हवा में है इसलिए नॉर्मल होगा नहीं, तो चलिए लिख लेते हैं नॉर्मल। ये है नहीं। फ्रिक्शन अभी पढ़ा नहीं, अभी हम फ्रिक्शन के क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हैं, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो वेट, टेंशन है, टेंशन हमने मेंशन कर दिया है। ओके, टेंशन भी आ गया, वेट भी आ गया। स्प्रिंग है नहीं, तो स्प्रिंग फोर्स भी नहीं होगा। तो 5 फोर्सेस को आपको जस्ट चेक करना है, जो जो फोर्सेस अवेलेबल हैं उनको अप्लाई कर दीजिए और साथ में एक्सेलरेशन। इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी 200 माइनस 5g माइनस टी इज इक्वल टू 5a। कितनों को ये बात समझ में आई? ए की वैल्यू आपको पता, जी की वैल्यू आपको पता, सीधे सीधे आपका ओके, मैं इसे टी ए लिख दूं, निकाल सकते हैं। चलिए देखें, 200 माइनस 50 माइनस टी ए इज इक्वल टू 50। ये आपका आ रहा है। ठीक, ओके, तो टी ए कितना आ गया? टी ए आपका आ गया 100। चेक कीजिए, टी ए आपका 100 न्यूटन आ गया। मेथड समझ में आया? बस करना क्या है, अगर रोप का मास दिया हुआ है, रोप का वेट मेंशन किया हुआ है, तो हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब 3 kg को देखें। 3 kg, 3 kg के लिए पहला फोर्स तो वेट है, 3g डाउनवर्ड लगेगा। दूसरा फोर्स टेंशन है, किधर लगेगा? बिल्कुल सही बात, टेंशन अपवर्ड लगेगा इस पे। और ये पॉइंट कौन सा है? देखो जरा, पॉइंट देखो, ये बी पॉइंट है, यहां दिख रहा है ना आपको? तो यहां पर टेंशन, अब हम इसे कहेंगे टीबी। ओके, यस, और साथ में एक्सेलरेशन ए अपवर्ड। इसके अलावा कोई भी फोर्स अगर आपको समझ में आता है तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। सोचिए सोचिए, क्या कोई और फोर्स है? लिस्ट बगल में है, नॉर्मल है नहीं, फ्रिक्शन है नहीं, स्प्रिंग है नहीं, और बाकी दोनों को हम मेंशन कर चुके हैं। बिल्कुल सही बात। तो इक्वेशन क्या बनी? टीबी माइनस 3g इज इक्वल टू 3a। टीबी माइनस 3g इज इक्वल टू 3a। ये बात समझ में आई बेटा? अब बेटा यहाँ पे आप g और a की वैल्यू डाल दीजिए, तो टीबी माइनस 30 इज इक्वल टू 3 इंटू ए की वैल्यू 10 आई थी, और यहां से ये हमारे पास आ जाएगा टीबी इज इक्वल टू 60 आ रहा है। चेक कीजिए, 60 न्यूटन। ठीक है, हाँ, ये दोनों तो हो गए। अब कौन बचा? वो सेंटर पॉइंट, ये। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए बेटा हमें जो अपना रोप है उसको हमें कहीं यहां बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे कट करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अब सेंटर पॉइंट पे कट कैसे करेंगे वो जरा समझिएगा। देखिएगा मैं इसे कैसे बना रहा हूं। मैं फिर से अपने सिस्टम को लेके आया और बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो है इसका यहां पे। आप चाहें तो अपर केस ले लीजिए, आप चाहें तो लोअर ले लीजिए, मैं लोअर ले रहा हूं। ओके, मैंने इसको इस वे में बाकी सबको रिमूव कर दिया। ठीक है, हाँ जी, मैंने केवल ये सिस्टम लिया। ये पॉइंट है मेरा सी, समझ में आ गया? इसमें एक अपवर्ड डायरेक्शन में टीसी लग रहा होगा। सिंगल बॉडी ट्रीट करेंगे, वेट कितना होगा जल्दी से बहुत ध्यान से सोच के बताना। अच्छा, रोप का मास मैंने हटा दिया है, वो आप मुझे बताओगे कितना हो गया रोप का मास?
3 kg का ब्लॉक अभी भी लगा हुआ है। ये जो ब्लू कलर की रोप है, वेरी गुड, ये बेटा 1 kg की होगी। अरे हाफ रोप है ना, सेंटर पॉइंट है, 2 kg की रोप थी तो आधी ऊपर होगी आधी नीचे, हाफ अबव हाफ बिलो। ओके, सो टोटल फोर्स, यस। तो अब आप सिंगल बॉडी ट्रीट कीजिए। आप एक साथ भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं बेटा, ऐसे भी बना सकते हो। आपको सिर्फ डायग्राम दिखाना है। आपने ये लगाया 4G और इधर आपने लगाया TC और साथ में आपने कहा सर एक्सेलरेशन ए हो गया। बात समझ में आई? इक्वेशन क्या बनी जल्दी से मुझे बता। TC माइनस 4G इज इक्वल टू 4A। ओके, बस G और A की वैल्यू डालिए। तो TC माइनस 40 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 और यहां से आपके TC की वैल्यू आ गई 80 न्यूटन। समझ में आया? इनर्शियल फ्रेम। भाई ये इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? फ्रेम समझ में आया? एक हमने बात की थी रेफरेंस फ्रेम की, जहां से हम ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, जहां ऑब्जर्वर खड़ा होता है। ठीक है, तो समझने के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। सपोज हमारे पास एक ट्रॉली है और ये ट्रॉली इस तरह से ग्राउंड पे है और इसके अंदर एक हमारे ऑब्जर्वर हैं, इनको हमने नाम दे दिया ए। ठीक, तो जो ये हमारे ऑब्जर्वर ए हैं, जिस समय हमारी ट्रॉली रेस्ट पे होगी, केस 1 ले रहे हैं, ट्रॉली रेस्ट पे, तो हमारे ऑब्जर्वर भी क्या होंगे? रेस्ट। बात समझ में आई? हाँ, ये हम बात कर रहे हैं ट्रॉली, ट्रॉली रेस्ट पे है। अच्छा, केस 2 ले रहे हैं। मान लीजिए ट्रॉली कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो ऑब्जर्वर क्या करेंगे? कांस्टेंट स्पीड से जाएंगे। और इन दोनों ही केसेस में आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। ये समझ में आया? एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर इज 0। ठीक, ओके। अब मैं थर्ड केस ले रहा हूं, जब मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली इज नॉट 0। या मैं लिख दे रहा हूं ट्रॉली मूविंग विद एक्सेलरेशन ए। हाँ जी, ए एक्सेलरेशन से ये आगे जा रही। अब क्या होगा? जो आपके ऑब्जर्वर हैं, इनका एक्सेलरेशन भी ए हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ऐसे रेफरेंस फ्रेम कौन से वाले? जिनमें कुछ एक्सेलरेशन होता है, जिनका एक्सेलरेशन 0 नहीं होता, उन्हें कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम। और इनर्शियल फ्रेम किन्हें कहेंगे? जिनका एक्सेलरेशन 0 होगा। ध्यान रखिएगा, मूवमेंट से मतलब नहीं है, मूवमेंट विद एक्सेलरेशन से मतलब है। ठीक है, तो लिखिएगा इनर्शियल फ्रेम are the objects moving with a is equal to 0। तो ये रेस्ट में भी हो सकते हैं और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम्स आर द ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद एक्सेलरेशन 0। ये ध्यान रखिए। अब बात यह आएगी सर, बताया क्यों गया? तो भाई जो हमने न्यूटन्स लॉज पढ़े ना, न्यूटन्स लॉज आर वैलिड only in inertial frames। ठीक है,
आप चाहें तो यहां पे बिल्कुल स्टार के साथ लिखिए, ऑल फ्रेम्स मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, all frames moving with uniform velocity are inertial frames. हाँ जी, inertial frames, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि न्यूटन्स लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल नहीं होते, तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक। तो यहां पर एक टर्म है बेटा, स्यूडो फोर्स। तो हाँ, अभी स्टार के साथ एक पॉइंट लिखिएगा, न्यूटन्स लॉज कैन बी अप्लाइड on non-inertial frames by adding an additional pseudo force। ये बताएंगे आपको कि ये pseudo force क्या होता है, चिंता मत कीजिए, बट अभी इसको नोट कीजिए। हाँ, PSEUDO, pseudo, false force। एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करता, बस हम न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करने के लिए एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि भाई ये स्यूडो क्या है और नॉन इनर्शियल इनर्शियल क्या है। तो बिल्कुल सिंपल सा केस समझिए, मान लीजिए हमारे पास एक लिफ्ट है, ठीक है, और ये लिफ्ट हमारी ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट लिफ्ट है, ठीक। ओके, इसके अंदर हम दो पर्सन, यहां पे एक ए और एक बी, फाइन। हाँ, दो पर्सन हमारे पास हैं और ये हमारा ग्राउंड है और ये ग्राउंड पे सी है, ठीक है। ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, लेट्स से विद सम एक्सेलरेशन ए। लिफ्ट ऊपर जा रही है विद सम एक्सेलरेशन ए, ठीक है। पहले केस में मैं आपसे कह रहा हूं ऑब्जेक्ट हैं ए और ऑब्जर्वर हमारे हैं बी। आपको बताना है इनर्शियल केस या नॉन इनर्शियल केस, इनर्शियल केस या नॉन इनर्शियल केस। बोलिए बोलिए, देखिए किसके टर्म्स में बात हो रही है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के टर्म्स में बात होती है। ये बी ऑब्जर्वर कहां है, लिफ्ट के अंदर। अगर लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो इनका भी एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो ये किसमें है, ये हैं आपके नॉन इनर्शियल फ्रेम में। बात समझ में आई, ओके। और अब ऑब्जेक्ट है ए लेकिन ऑब्जर्वर है सी, ऑब्जर्वर सी है। सी कहां पर है, सी तो ग्राउंड पर है, रेस्ट पर है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इनर्शियल फ्रेम। तो इसका मतलब अगर मैं सी के रिस्पेक्ट में फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो जैसे आपको सिखाया गया बिल्कुल आपको वैसे ही बनाना है, ठीक। तो चलिए हम एक कैलकुलेशन करते हैं, नॉर्मल कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट नॉर्मल अकॉर्डिंग टू सी, अकॉर्डिंग टू सी। हाँ, नॉर्मल कैलकुलेट कीजिए अकॉर्डिंग टू सी बेटा, बिल्कुल फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे सी के अकॉर्डिंग। सी क्या कहेगा, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ए है, हमने आपसे पहले ही कह दिया ऑब्जेक्ट ए है।
आप चाहें तो उस पर्सन ए की जगह कोई ब्लॉक भी ले सकते हैं, ब्लॉक रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो अब आप कहेंगे सर मान लीजिए ये हमारे ए हैं। अब फिजिक्स में कोई फर्क ही नहीं ना, बायो में सोचोगे लाइव है, नॉन लिविंग है, लिविंग है, क्या है। हमारे यहाँ तो ऑब्जेक्ट है तो सब ठीक। ओके, तो आपने कहा पहला फोर्स mg, दूसरा फोर्स नॉर्मल, ठीक है, वेट लग गया, नॉर्मल लग गया, फ्रिक्शन अभी है नहीं। ओके, और कौन सा, रस्सी कोई बंधी नहीं है, कोई स्ट्रिंग कोई रोप नहीं है तो टेंशन भी नहीं है, और कोई स्प्रिंग भी नहीं है इसलिए उसकी भी चिंता नहीं। लेकिन सी को क्या दिखेगा, ये ब्लॉक या ये पर्सन ए जो है ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। बात समझ में आई? चलो मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ये लो, ये बना दिया, ठीक है। चलो ये ले लो, इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन क्या बनी, n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। देखिए कोई चेंज नहीं आया, इक्वेशन वही पुरानी वाली है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपने कहा सर n इज इक्वल टू एम जी प्लस ए आ गया, कितनों का ये आंसर आ गया, n इज इक्वल टू एम जी प्लस ए कितनों का आया। अब ये ध्यान रखना कि कभी भी आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही हो तो जो नॉर्मल होगा, हाँ एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाना है, ऊपर जाने से मतलब नहीं है, एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाना है। क्या कह रहे हैं? ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए देखिए देखिए, यहां समझिए, मान लीजिए मेरे पास एक लिफ्ट है, आप अभी ग्राउंड फ्लोर पे हो, ग्राउंड से लेट से आपको 70th फ्लोर तक जाना है। ज्यादा बड़ी हो गई, अरे मान ले बुर्ज खलीफा में है भाई, मुझे पता नहीं कितनी फ्लोर है वहां, बट मान ले 70 हैं, ठीक है। ओके, तो ग्राउंड फ्लोर से आप ऊपर जा रहे हैं, 70th फ्लोर पे जाना है, नॉन स्टॉप जाना है, ठीक। तो पहले क्या होगा, पहले ये एक्सेलरेट करेगी, यहां पे तो इसकी वेलोसिटी 0 है, v1 0 कह ले। फिर मान लो 5th फ्लोर तक ये एक्सेलरेट की, 5th फ्लोर तक सपोज कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, अब ये थोड़ी की स्पीड बढ़ती चली जाएगी, तो यहां पर आपकी v फिक्स हो गई, ये कांस्टेंट हो गई। फिर यहां से 5 से लेके 65 फ्लोर तक ये कांस्टेंट स्पीड से चलेगी। बात समझ में आ गई? और इसके बाद इस पे क्या होगा, ब्रेक लगेंगे तो एक्सेलरेशन नीचे होगा, तभी तो आप 70th फ्लोर पे रुक पाओगे। यहां पर v इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो देखिए मोशन तो 0 से लेके 70th फ्लोर तक अपवर्ड मोशन था, ध्यान देना, अपवर्ड मोशन था। लेकिन एक्सेलरेशन जो था वो यहां पर अपवर्ड था, यहां 0 था, और 65 से 70th फ्लोर तक डाउनवर्ड था। क्लियर हो गया? तो मैंने आपसे क्या कहा, जब भी आपका एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा, जब भी आपका एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा, आपका नॉर्मल क्या आएगा, एम जी प्लस ए जब अपवर्ड होगा, ध्यान रखना लिफ्ट का एक्सेलरेशन अपवर्ड। अब बेटा देखिएगा, अब मैंने आपसे कहा अकॉर्डिंग टू बी, हाँ फिर से आप ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए बहुत ध्यान से। हाँ, बी को क्या दिख रहा होगा ये सोचिएगा, बी क्या कहेगा, इसका वेट mg डाउनवर्ड और इस पे एक नॉर्मल। बात समझ में आई? लेकिन साथ में भी कहेगा इसका एक्सेलरेशन 0। क्यों? अगर थोड़ी देर बाद ये लिफ्ट यहां पहुंच गई, तो मान लीजिए 70th फ्लोर पे पहुंच गए, तो चाहे आपने पर्सन लिया चाहे आपने ब्लॉक लिया, बी के सामने ही तो रहेगा ए।
आपके साथ कोई लिफ्ट में है तो आप ये थोड़ी कहोगे कि उसका एक्सेलरेशन है, आप दोनों तो रेस्ट में हो ना, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां से अगर आप इस नॉर्मल को निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगा, इक्वेशन क्या बनेगी, n माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, और आप कहेंगे सर n इज इक्वल टू एम जी आ गया, लेकिन जैसे ही आपने ये कहा ये आपका गलत हो गया, क्योंकि नॉर्मल कितना आया था, एम जी प्लस ए। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज बी के रेस्पेक्ट में ये फ्री बॉडी डायग्राम और न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है। अभी तो लिखा है आपको, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है बेटा, लिफ्ट आपकी कैसी फ्रेम है, आप फ्रेम समझिए, लिफ्ट के अंदर आप हो, लिफ्ट एक्सेलरेटेड है, तो आप ऑब्जर्वर हो, यानी रेफरेंस फ्रेम, जो आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो एक्सेलरेट करने लगे, आपकी आंख पे लगे थे ना, ऑब्जर्वर की आंखों पे लगते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, वही तो देखता है, वही तो ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो एक्सेलरेट होने लग गया। तो यहां पर आप क्या करते हैं समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। न्यूटन्स लॉज वैलिड कराने के लिए आप एक स्यूडो फोर्स लगाएंगे। स्यूडो फोर्स क्या है, देखिए जितने फोर्सेस आपके लग रहे हैं वो आपको लगा देने, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय ये आपने लगा देना है, एक फोर्स मास इंटू माइनस एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ये आपका कहलाता है स्यूडो फोर्स, ठीक। माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, ये एडिशनल फोर्स है, इसको आप लगा दीजिए, आपका न्यूटन्स लॉ वैलिड हो जाएगा। तो इस फोर्स को मैं लगाने जा रहा हूं, एक्सेलरेशन किधर है, लिफ्ट का ऊपर की ओर, स्यूडो किधर लगेगा, नीचे की ओर, एम इन, और अब बी कहेंगे ए इज इक्वल टू 0, समझ में आया। तो यहां पर चाहें तो मैं मेंशन कर लीजिए, मैं आपको इस तरह से लिख के दिखा देता हूं, ये जो ब्लू कलर से मैंने आपको दिखाया, दिस इज स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स, ये एडिशनली आपको फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाना पड़ेगा, तभी आपके न्यूटन्स लॉ वैलिड होंगे यहां पे, ठीक है। तो अब आप कहेंगे n माइनस एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहां से आपका आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, या m कॉमन लेंगे तो एम जी प्लस 8। तो चाहे आप इनर्शियल फ्रेम से देखें चाहे नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखें, जो भी बॉडी है उस पर जो फोर्सेस हैं वो फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक। तो चाहे तो स्टार के साथ एक पॉइंट और लिखिए, फोर्सेस आर फ्रेम इंडिपेंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमारे पास एक ट्रॉली है और इसमें एक बॉल समझ लीजिए हैंग कर रही है, मास m दिया हुआ है, ओके, और एक स्ट्रिंग है उसकी कुछ लेंथ दी हुई है आपको, मासलेस स्ट्रिंग है, मेंशन नहीं किया गया उसके बारे में, और उसको अगर हम एक्सेलरेट कर दें, हाँ ये जो आपको ट्रॉली दी हुई है इसे आपने एक्सेलरेट कर दिया तो क्या होगा, पहले ये समझना जरूरी है, ठीक है। देखिए ये जो आपका मैं यहां पे आपको बॉल दिखा रहा हूं, क्लियर। इस पे अगर आप फोर्सेस देखें इनिशियली तो एक फोर्स तो आपका mg लग रहा होगा और एक फोर्स आपका टेंशन लग रहा होगा, ये सबको समझ में आ रहा है। क्या कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पे लग रहा होगा, कोई फोर्स इसे x डायरेक्शन में मूव करा सकता है, ये सोचिए, नहीं करा सकता, बिल्कुल सही बात आपकी।
तो अगर कोई भी फोर्स इसे मूव नहीं करा सकता तो ये कहां रहेगा, अपनी जगह रहेगा। ओके, अब मैंने आपसे कहा कि ट्रॉली मूव कर रही है, तो जब ट्रॉली मूव करेगी तो ट्रॉली तो आगे चले जाएगी लेकिन ये अपनी जगह रह जाएगा, ऐसा मान लेते हैं। ट्रॉली थोड़ी सी आगे बढ़ गई। हाँ, अब देखिएगा, जैसे ही ट्रॉली थोड़ा सा आगे बढ़ी क्या हुआ, आपके पास जो टेंशन था वो वर्टिकल ना होके किसी एंगल पे आ गया। बात समझ में आई? ये इंटरमीडिएट स्टेज है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। अब क्या होगा, अब सोचो क्या होगा। भाई एक बॉल हमने ली, इस पे एक टेंशन तो ऐसे लग गया, क्योंकि भाई रोप अपर एंड पे फिक्स है ना, ये तो आगे बढ़ गया, ये यहां से आगे बढ़ गया, लेकिन जो बॉल थी वो अपनी पोजीशन पे रही। ठीक, बिल्कुल ठीक बात आपकी। आपने कहा ये mg लग रहा है, एक्सेलरेशन किधर है? ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इधर होगा। किसको ब्रेक करेंगे, mg को कि टेंशन को, ये बता दो मुझे। हमने आपसे क्या कहा था? हमने आपसे कहा था जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उस डायरेक्शन में एक्स एक्सेस ले लीजिए। तो आपने एक्स एक्सेस अगर चूज की तो mg तो आपका नेगेटिव वाई एक्सेस में आ ही रहा है, तो ब्रेक किसे करना होगा? इस टेंशन को ब्रेक किया जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन जो बनेंगी वो इसके अकॉर्डिंग बनेंगी। अब मान लीजिए टेंशन को आपने ब्रेक किया, तो एक कंपोनेंट ये आया, इसे अभी मैं tx कह रहा हूं, इसे मैं ty कह रहा हूं। बात समझ में आई? इस सिंगल टेंशन की जगह मैंने tx और ty अप्लाई कर दी। ओके, tx क्या करेगा? अब ये x डायरेक्शन में इसे मूव कराएगा। समझ में आया? ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। किसका? बॉल का। बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम हम बना रहे हैं ग्राउंड से। पहला फोर्स mg, दूसरा फोर्स टेंशन, और यहां पे हमने अज्यूम किया कि फाइनली हमारा एंगल जो है वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बन चुका है। वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बन चुका है, ध्यान रखना। ठीक है, और एक हम यहां पे दिखा दे रहे हैं एक्सेलरेशन। भाई जाएगा तो आगे ही ना। क्लियर है सबको? ओके, यहां पे ये एंगल क्या होगा? थीटा ही होगा। सबको समझ में आ रहा है? हाँ, दो पैरेलल लाइन खींची है मैंने। ओके ओके, ये थीटा हो गया। तो अभी अभी हमने आपसे कहा था टेंशन को ब्रेक करेंगे, टेंशन को ब्रेक कर दीजिए बहुत ध्यान से। थीटा की ओर घुमाएंगे तो क्या आएगा? टी कॉस थीटा। थीटा की ओर घुमाने से कौन सा कंपोनेंट बनेगा? चलिए मैं डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूं, यहाँ पे ब्लू कलर यूज कर लेता हूं कंपोनेंट के लिए। ब्लू कलर ये रहा बेटा। अरे ब्लैक हो गया है। हाँ जी, ये कंपोनेंट कौन सा? टी कॉस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा? टी साइन थीटा। बात समझ में आ रही है बेटा? इसका ध्यान रखना, रटना मत कि हॉरिजॉन्टल हमेशा टी कॉस थीटा होता है। आधे लोग ये गलती करते हैं क्लास 11। रटना नहीं है, एंगल पे डिपेंड करेगा। ठीक, ओके। अब अगर आप इक्वेशन बनाना चाहें तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या बनेगी? टी कॉस थीटा माइनस mg इज इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आएगी। और दूसरी इक्वेशन आपकी आएगी टी साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये दोनों इक्वेशन समझ में आई तो बताएं। अब बेटा आपसे दो चीजें पूछी जा सकती हैं, या तो टी या थीटा, दो ही चीजें पूछी जाती हैं इसमें। क्लियर? हाँ, तो क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी बता दूं। आपके पास एक ट्रॉली है, आपने इस ट्रॉली को ए एक्सेलरेशन से मूव कराया। आपके पास जो बॉल थी वो एंगल थीटा बना रही है वर्टिकल के साथ। तो थीटा अगर आपको निकालना है तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको मैं यहां फिर से लिख रहा हूं, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg
और t sin थीटा इज इक्वल टू ma। ये दो इक्वेशन आपके पास आ चुकी हैं। अगर थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, डिवाइड कर दो, तो आपका आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन जी। आया, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी। ये याद करने का तरीका है बेटा, सेकंड अपॉन 1 कर लीजिए, ठीक है। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर लीजिए, टी और टी कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी आ जाएगा। याद रखना है इसको। और अगर मैं आपसे कहूं टी कैलकुलेट करना है तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा बहुत किया होगा आपने मैथ्स वगैरह में, है ना, मैथ्स के क्वेश्चंस ऐसे किए होंगे। दैट इज इक्वल टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। कर सकता हूं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि मुझे टी स्क्वायर मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ओके, ये मेरा आ गया एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से मैं टेंशन कैलकुलेट कर सकता हूं। टेंशन मेरा आ जाएगा m अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये मेरा टेंशन। अब इसको आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं, डेरिवेशन आपको आना चाहिए कि हमने कैसे निकाला। दो इक्वेशन बनाई थी, मेथड अभी भी वही था, तो सॉल्व करने में थोड़ी सी हमने मैथ से इन्वॉल्व कर ली कि भाई टी कॉस थीटा टी साइन थीटा हमें पता है, थीटा निकालना है तो हम क्या करें, tan थीटा की वैल्यू निकाल लें, डिवाइड कर लें, टी और टी गायब हो जाएगा। और अगर टी निकालना है तो थीटा को एलिमिनेट करना है, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। अब बेटा प्रीवियस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो ट्रॉली के अंदर ही है। पहली बार तो हमने आपसे कहा था कि वो ट्रॉली के बाहर से देख रहा है, ठीक है। अब ये क्या कहेगा इस बॉल के बारे में, तो ये कहेगा जी इस पे जो फोर्स है वो पहला फोर्स तो वेट लगेगा, कहेगा mg लग गया, कोई टेंशन नहीं। दूसरा टेंशन इसे दिख रहा होगा, यहां भी कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ये वाला एंगल थीटा होगा, ये भी इसे दिख रहा होगा। लेकिन साथ में ये कहेगा कि भाई ये बॉल जो है ये रेस्ट पे आ चुकी है, इसका एक्सेलरेशन 0 है। ये बिल्कुल उसी तरह का है जैसे जब आप अपनी कार में बैठे होते हैं और पापा कार को एक्सेलरेट करते हैं तो वो जो सामने आपके कार में एक सुपर हीरो लटका हुआ है, होता ना, हर कोई लटकाए रहता है, सुपर हीरो या सुपर हीरोइन जो भी आप लटकाना चाहें, तो वो क्या होता है जब कार एक्सेलरेट होती है तो वो एक एंगल पे थोड़ा सा पीछे की ओर आ जाता है, ठीक है। वो ही वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है। तो वो बॉल वाली सिचुएशन एग्जैक्टली यही है। ऐसा हुआ क्यों, ड्यू टू इनर्शिया, उस पर कोई फोर्स लग नहीं रहा था, वो आगे मूव नहीं किया, कार आगे मूव कर गई। बट अब तो एंगल बन चुका है, अब तो उस पर फोर्स लग रहा है। क्लियर है, चलिए। लेकिन ए के अकॉर्डिंग ये डायग्राम अभी कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। कोई मुझे बताएगा क्यों? क्योंकि ये हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक एडिशनल फोर्स हमें लगाना पड़ेगा जिसे हमने नाम दिया था स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स कितना होगा, जितना हमारा बॉडी का मास है m, जिस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो उसका मास, और एक्सेलरेशन किसका, फ्रेम का, इनटू a। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन। ये समझ में आया? तो ये जो ब्लू कलर से एम मैंने आपको दिखाया ये हमारा है स्यूडो फोर्स। अब फिर से आप अपनी x और y चूज कीजिए। आपने कहा सर x और y हमने ऐसे चूज कर ली, किसको ब्रेक करें? बिल्कुल सही बात, टेंशन को ब्रेक किया। टेंशन को ब्रेक किया तो ऊपर क्या आया, t cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गया t sin थीटा। कोई डाउट तो नहीं? चलिए, समेशन fx इज इक्वल टू 0। क्यों 0? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। तो x के फोर्स कौन कौन से? x के फोर्स t sin थीटा माइनस ma इज इक्वल टू 0। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या बन रहा है?
ये स्यूडो फोर्स जो लगा ये वहां पर पहले वाले केस में टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए आया था, अभी भी इक्वेशन वही है, इसको सॉल्व करोगे तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, इसको हम वन इक्वेशन कह लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, वाई डायरेक्शन में देखिए समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। वाई डायरेक्शन के फोर्सेस कौन कौन से हैं, टी कॉस थीटा माइनस एम जी, ये नेट फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन 0, तो यहां से आपका आ गया टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, इसको हमने सेकंड के लिया, वहां पे शायद ऑर्डर डिफरेंट था, ठीक है, ओके। 1/2 कर लीजिए, एंगल कितना आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू एम ए अपॉन एम जी, एम से एम कैंसिल, आंसर वही आया जो प्रीवियस क्वेश्चन में आया था या प्रीवियस मेथड में आया था, tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। और इसी तरह से अगर आप टेंशन निकालेंगे तो वो भी आपका m अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। क्लियर है? अब बेटा कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल जो बेसिक प्रिंसिपल है, सेकंड लॉ जो है, ठीक, जब आप m को कांस्टेंट रखते हैं, या सेकंड लॉ अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू dp बाई dt, ध्यान रखिएगा p हमारा लीनियर मोमेंटम है, फाइन, ओके। या अगर हम टाइम इंटरवल बड़ा कर लें तो हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा, या ओके एक मिनट रुक जाइएगा, डिफरेंट वे में लिखा देता हूं, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, dp इज इक्वल टू f dt, ऐसे लिख सकता हूं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ ये आपने कैलकुलस पे सीखा हुआ है, ठीक है, तो f इंटू डी टी, यानी फोर्स को आपने बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका चेंज इन लीनियर मोमेंटम आ गया इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल, बात समझ में आई। अगर आप इसे इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन डीपी, हाँ, और यहां पे आपका एफ डी टी आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो कोई बताएगा मुझे क्या आएगा, ये आपका है बेटा इंपल्स, अब एक्चुअल में अगर आप इसको देखें तो यहां पे बस मुझे टाइम इंटरवल लिखना है 0 से डेल्टा टी, फाइन, और यहां पे मैं लिखूंगा पी इनिशियल टू पी फाइनल। तो अब ध्यान रखना ये जो टर्म है इंपल्स, इंपल्स आपका होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और कुछ नहीं। इंपल्स इज बेसिकली चेंज इन लीनियर मोमेंटम, लिख लो, याद रखना बहुत क्वेश्चन मिलते हैं इसमें, चेंज इन लीनियर मोमेंटम दैट इज इंपल्स। और इसको लिखने का एक मेथड ये भी है, ये आपका होता है इंटीग्रेशन एफ डी टी, इंटीग्रेशन एफ डी टी, ठीक। अब इंटीग्रेशन क्या बताता है आपको, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ ये आपको देता है इंपल्स, ध्यान रखना। तो मान लीजिए मैंने आपको एक ग्राफ दिया और ये ग्राफ है एफ टी ग्राफ, ये एफ टी ग्राफ कुछ इस तरह से दिया, पहले मैंने आपको यहां पे मैंने लिखा 15 न्यूटन, और ये मैंने लिखा 5 सेकेंड। हाँ, जनरली 5 सेकेंड में इंपल्स नहीं, इंपल्स के लिए बहुत छोटा टाइम लिया जाता है, बट अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज इंपल्स तो बहुत ज्यादा सोचना मत, इंपल्स इज एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, सीधे सीधे ये आंसर निकाल देना, ये एरिया निकाल सकते हो, रेक्टेंगल है ना, बस सीधे सीधे एरिया निकाल देना,
ठीक, तो एरिया क्या जाएगा 50 न्यूटन इंटू 5 सेकेंड। आज समझ में आई? तो आप कहेंगे 250 न्यूटन सेकेंड, या न्यूटन सेकेंड जो आपका आएगा वो आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। यस, ये इसकी यूनिट हो गई, एसआई यूनिट, केजी मीटर पर सेकेंड। किसकी है? लीनियर मोमेंटम के इक्वल है। तो जल्दी से मुझे बता दो डायमेंशन ऑफ इम्पल्स, डायमेंशन ऑफ इम्पल्स। सेम एज डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ध्यान रखना बेटा, ये लीनियर पावर मत कर देना, गलती यही होती है। पी को देख के प्रेशर, पावर और लीनियर मोमेंटम तीनों के लिए पी यूज होगा। एक वेक्टर है, एक कैपिटल पी है, एक स्मॉल पी है, बट लिखने में कुछ भी मेंशन कर सकते हैं ना, ऐसा कोई कंपल्शन थोड़ी है। हाँ, तो डायमेंशन ऑफ इम्पल्स एम वी, यही डायमेंशन होगी बेटा। तो क्या आ जाएगा एम एल टी माइनस 1। तो इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम डिफरेंट है बेटा। इम्पल्स क्या है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम, अलग क्वांटिटी है, इंटीग्रेशन एफ डी टी है। ठीक, यस, बट इनकी डायमेंशन क्या होंगी? सेम होंगी। तो इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, but having same dimensions। तो मैंने आपसे कहा था कि डायमेंशंस हमारी चलती रहेंगी। हाँ, क्योंकि पहले आपको, मुझे नहीं पता आपने 9th में इम्पल्स वगैरह याद है कि नहीं याद है, बट ध्यान रखिएगा इम्पल्स इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल वेक्टर में। ठीक है, डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए, एक क्वेश्चन और। फिर से मैंने आपको एफ टी ग्राफ दिया, और अब की मैंने एफ टी ग्राफ इस तरह से दिया 4 सेकेंड, और यहां पे लेट से 40 न्यूटन। हाँ जी, इम्पल्स बताएंगे, व्हाट इज इम्पल्स? बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं बेटा। ये एरिया जो है आपका एफ टी ग्राफ का एरिया जो है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया हाफ, बेस 4 सेकेंड का बेस है, इनटू हाइट 40 न्यूटन का ये रहा। ठीक, आपका क्या आ गया 80 न्यूटन सेकेंड। चेक कर लो, 80 न्यूटन सेकेंड आ रहा है, क्लियर है? तो ये आपका वेरिएबल फोर्स था। हाँ, इंक्रीज कर रहा था कांस्टेंट रेट पे, फोर्स इंक्रीज कर रहा था। क्लियर है? बिल्कुल। अब सपोज बेटा हमारे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास आपको 10 kg दिया गया है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ठीक है, और कुछ डिस्टेंस पे जाके ये रेस्ट पे आ गया। अब आपको पता है क्यों रेस्ट पे आ गया होगा? बिल्कुल, इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक है, अभी हमें उसकी चिंता नहीं करनी है, यहां पे ये रेस्ट पे आ गया। आपको सिर्फ बताना है व्हाट इज इम्पल्स, व्हाट इज इम्पल्स। बहुत ध्यान से, ओके। हाँ, आपने कहा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल वेक्टर साइन में लिखेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कभी गलती नहीं होगी। हाँ, पी फाइनल क्या हो जाएगा 0 इंटू 10, या 10 इंटू 0 लिख लो, बात एक ही है। ओके, आई कैप लिख दूं भाई, ये इधर जा रहा था तो आई कैप लिख लिया मैंने, इसको एक्स मान लिया।
नहीं लिखेंगे तब भी आ जाएगा, विदाउट आई कैप आएगा। ओके, माइनस 10 इंटू 5 आई कैप, ऐसे लिख दूं तो आप देखेंगे ये आपका आ जाएगा 50 आई कैप विद माइनस साइन। रीजन समझ में आया? इंपल्स किधर लगा? माइनस आई कैप है, तभी आपकी बॉडी रुकी है। ठीक है, ओके। अब अगर मैंने आपसे कहा, बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन है, ये आपके पास एक वॉल है, एक आपके पास बॉल थी जो 1 kg की ले लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, वैसे तो कुछ ग्राम की रही होगी, बट 1 kg ले लेते हैं अभी। लेट से ये 5 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रही थी। एक टर्म आपने शायद पढ़ा हो, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये हिट होने के बाद सेम 5 मीटर पर सेकेंड से वापस आ गई। हाँ, व्हाट इज इंपल्स? जल्दी से बताना मुझे, व्हाट इज इंपल्स? ध्यान रखना, जल्दीबाजी करोगे तो आंसर गलत आएगा। बेटा जब भी आपको ये इस तरह का कोई क्वेश्चन मिले ना, या फोर्स का भी क्वेश्चन मिले, तो सबसे पहले पी फाइनल और पी इनिशियल को वेक्टर फॉर्म में लिखिए, क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है हमेशा, ये रूल है गलती ना करने का। ओके, तो पी फाइनल जब आप लिखेंगे, फाइनल कहां पे है? फाइनल, फाइनल ये देखो, ये रहा फाइनल। ओके, तो इसकी डायरेक्शन माइनस आई कैप है, तो आप इसे लिखेंगे 5 आई कैप विद अ माइनस साइन। ये समझ में आया? बिल्कुल। और जब आप इनिशियल की बात करेंगे तो जो पहले था वो क्या था? 5 आई कैप, यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? बिल्कुल सही, जीरो नहीं होगा, यही तो चीज है। इंपल्स क्या है आपका? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये आपका -10 आई कैप केजी मीटर पर सेकेंड। आई कैप ना भी लिखें तभी चल जाएगा, लेकिन -10 लिखना जरूरी, जीरो मत कर देना। हाँ, इसमें सबसे ज्यादा गलती ये होती है कि आप इसे जीरो कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए एक स्टेप और आगे चलते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं। ओके, हमारे पास फिर से एक वॉल है, चलिए अच्छी सी वॉल बना लें। स्केल आ ही गया है, तो थोड़ा डिलेड है स्केल। हाँ जी, ओके, ठीक है। अच्छा जी, अब की क्या है कि बॉल सीधे नहीं गई, बॉल ना किसी एंगल पे जा रही। हाँ, बॉल किसी एंगल पे थी ऐसे करके। ओके, ब्लैक कलर से ही दिखा रहा हूं आपको। ये आपका कोई एंगल थीटा ले लीजिए, और रिफ्लेक्शन भी थीटा ही ले लिया हमने, ठीक है। हाँ जी, ये थीटा एंगल से गई और थीटा एंगल से वापस आ गई। बॉल ये थी, ये फाइनल हो गई, बहुत ध्यान से, ठीक है। हाँ, इसका मास m दिया हुआ था, आपको बताना है पी इनिशियल, पी फाइनल और इम्पल्स। आई कैप और जे कैप में, आई कैप और जे कैप में, ठीक है। ये सारी चीजें वेक्टर में आपको सिखाई हुई है, बिल्कुल। तो कंपोनेंट में ब्रेक कीजिए किसको? वेलोसिटी को। अच्छा, मैं वेलोसिटी तो दूं आपको, यू वेलोसिटी है, सेम वेलोसिटी है यू, यू कह लो, वी कह लो, बात एक ही है। मतलब स्पीड, स्पीड वेलोसिटी सेम नहीं है, डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड सेम है उसका। यस, मैग्नीट्यूड सेम है। अब बेटा अगर मैं यहां से पी फाइनल की बात करूं, ठीक, तो पहले तो मुझे वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी जब आप देखेंगे तो ये आपकी आएगी u cos थीटा माइनस आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप।
ये आपकी वी फाइनल आई या नहीं आई, पहले तो मुझे ये बताओ बेटा। ये फाइनल वेलोसिटी है, इसका कंपोनेंट लोगे, एक कंपोनेंट माइनस एक्स में आएगा और एक प्लस वाई में जाएगा, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो डायरेक्शन के साथ लिख सकता हूं, सबको समझ में आ गया? ओके। अच्छा, वी इनिशियल की अगर बात करूं तो क्या लिखूंगा? देखो यहां पर ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, तो सेम प्रोजेक्टाइल वाली कहानी आ गई। तो इसको आप लिखोगे यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। बात समझ में आई? ओके। अब पी इनिशियल क्या हो जाएगा? एम यू कॉस थीटा आई कैप प्लस एम यू साइन थीटा जे कैप। सबका आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, फाइनल वाला क्या आ जाएगा? माइनस एम यू कॉस थीटा आई कैप प्लस एम यू साइन थीटा जे कैप। अरे एम इंटू वी तो होता है ना मोमेंटम, ये तो सबको पता है। चलो ठीक है। अब आई इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम, तो कितना आ जाएगा? माइनस 2 mu cos थीटा। रट लो। बस ध्यान क्या रखना है? एंगल का ध्यान रखना बेटा, ये वाला एंगल दिया हो, नॉर्मल के साथ एंगल दिया हो तभी ये आएगा 2 mu cos थीटा विद अ माइनस साइन। ये है आपका इंपल्स, ठीक है। एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जांपल है, वहां फोर्स पूछा है उसने, ठीक। अब मान लीजिए मैं आपको डेल्टा टी टाइम दे दूं और मैं आपसे कहूं व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, यही तो था। तो कितना आ जाएगा? -2 mu cos थीटा अपॉन टी। इस पर्टिकुलर केस में अगर मेरा टाइम इंटरवल डेल्टा टी है या टी टाइम दिया हुआ है, तो -2 mu cos थीटा अपॉन टी, ये मेरा क्या आ गया? फोर्स, ठीक। तो इंपल्स हमने देख लिया, फोर्स हमने देख लिया। अब बेटा सपोज फिर से हमारे पास एक वॉल है, ठीक है, ओके। हमने एक छोटी सी बॉल ली जिसका मास है m, ये u स्पीड से जा रही है और ये u स्पीड से वापस आ गई। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। हाँ, आप सबको पता है ये इंपल्स है, ये कितना हो गया बेटा? ये आपका हो गया -2 mu। माइनस मतलब माइनस आई कैप डायरेक्शन आप कर सकते हैं, 2 mu मैग्नीट्यूड हो गया। ये समझ में आया? हाँ, कैसे हुआ? फाइनली -mu हुआ, इनिशियली mu हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप 2 mu cos थीटा वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। थीटा की वैल्यू 0 हो गई, cos 0 की वैल्यू 1 आ गई, ओके। अब सपोज ऐसी 100 बॉल्स पर सेकेंड स्ट्राइक कर रही हैं वॉल के साथ। बहुत ध्यान से, मैंने कहा एक बॉल का जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम है वो 2 mu है। 100 बॉल्स, या चलो जनरल कर लेते हैं, n बॉल कर लो इसको, पहले n बॉल कर लो। n बॉल्स पर सेकेंड, n बॉल्स पर सेकेंड स्ट्राइक कर रही हैं। समझ में आया? तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर सेकेंड कितना आएगा? कॉमन सेंस की चीज है बेटा। एक बॉल का 2 mu है माइनस साइन के साथ, माइनस मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, ओके। n बॉल का कितना होगा? n से मल्टीप्लाई कर दोगे, बिल्कुल सही बात है। तो -2 nmu, ये समझ में आया? हाँ या ना? अच्छा जी, अब गेम समझना। ये क्या लिखा हुआ है?
लीनियर मोमेंटम पर सेकेंड, दैट इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यही तो हुआ भाई, कहानी समझ में आई? और इसे क्या कहते हैं? फोर्स। तो जो आपका फोर्स लगा वो कितना हो गया? -2 Nmu। ध्यान रखना, अगर आपके पास n बॉल्स हैं जो वॉल पे स्ट्राइक कर रही हैं 1 सेकंड u स्पीड से गई और u स्पीड से वापस आ गई, तो आपका फोर्स कितना लगेगा? -2 Nmu। कुछ समझ आया?